चलो देखो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल। जिसे एग्जाम्पल क्या है, तो सिंपल एग्जाम्पल करा दिए सिंगल ब्लॉक वाला। अब कराते हैं डबल ब्लॉक वाला। जिसे कि मान लो ये दो बॉडी है, इस बॉडी का नाम है ए, इस बॉडी का नाम है बी। तो मान लो कि बॉडी ए चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से और बॉडी बी चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। अब हमको दिखाना है कि कैसे कैसे फ्रिक्शन काम करता होगा, किधर किधर फ्रिक्शन काम कर रहा है। ध्यान सुनना ये बात। तो अगर हम चाहते हैं जानना कि ए पर फ्रिक्शन किधर काम कर रहा है, बी पर फ्रिक्शन किधर काम कर रहा है, फ्रिक्शन कहाँ काम करता है, जहां दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में है। तो ए और बी कांटेक्ट है कि नहीं, यहाँ काम करता होगा फ्रिक्शन। बी और ग्राउंड कांटेक्ट में है कि नहीं, तो यहाँ काम करता होगा फ्रिक्शन। अब हमें ये दिखाना है कि बी पर किधर काम करेगा और ग्राउंड पर किधर काम करेगा। यहाँ ये दिखाना है कि ए पर किधर काम करेगा और बी पर किधर काम करेगा। समझा कि नहीं। एक तो पक्का कि फ्रिक्शन फोर्स वही काम करेगा जहां दो बॉडी का क्या रहेगा, कांटेक्ट रहेगा, है कि नहीं। और सिर्फ कांटेक्ट रहना नहीं चाहिए, कांटेक्ट होने के साथ साथ वो दोनों सतहों के बीच में लगे कि रिलेटिव मोशन हो रहा है या रिलेटिव मोशन होने का कोशिश हो रहा है। अब बात यह है कि ए और बी आपस में कांटेक्ट में आया तो रिलेटिव मोशन हो ही रहा। जब लिखी दे रही है कि 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा और 5 मीटर पर सेकेंड, तो सब देख रहा है कि बात चाह रहा है, मोशन हो रहा है। लेकिन इसका मतलब दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम करता होगा। और ग्राउंड पर भी तो बी चल रहा है ना, तो ग्राउंड और बी के बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम करता होगा। अब सवाल यह है कि किधर काम कर रहा है, ए पर किधर काम करेगा, बी पर किधर काम करेगा, बी पर किधर काम करेगा, ग्राउंड पर। अच्छा, ए पर फ्रिक्शन कौन दे रहा है, बी। अब बी पर कौन देगा, ए। यहाँ बी पर कौन देगा, ग्राउंड। और ग्राउंड पर कौन देगा, बी। तो हम पहले ए और बी के बीच का जानना चाहते हैं। तो अगर आप ए पर फ्रिक्शन फोर्स जानना चाहते हैं कि कौन लगा रहा है भाई, बी, कि ए पर फ्रिक्शन फोर्स बी किधर लगा रहा है, तो सबसे पहले आप ए का वेलोसिटी जानिए। किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो सापेक्षिक गति का विरोध करता था, पहले सापेक्षिक गति पढ़ेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। हम जानना चाहते हैं कि बी ए पर किधर घर्षण बल लगा रहा है, किधर फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। इसके लिए पहले आपको ये जानना होगा कि बी के रिस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी किधर है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ए का वेलोसिटी हुआ 3i कैप, बी का वेलोसिटी हुआ 5i कैप। इस तरह से आएगा माइनस 2i कैप, मतलब 2 माइनस i कैप। मतलब कि बी के रिस्पेक्ट में कौन, ए। बी के रिस्पेक्ट में कौन, ए। किधर जा रहा है, माइनस आई की तरफ। समझना आप, इसी डायग्राम को हम यहां दिखाते हैं। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, आई हो गया आपका ग्राउंड। तो ए जो है बी के रिस्पेक्ट में किधर जा रहा है, माइनस आई की तरफ। किधर जा रहा है, ए के रिस्पेक्ट में बी का रिलेटिव वेलोसिटी किधर है, माइनस आई की तरफ। तो फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज करता है, रिलेटिव वेलोसिटी का। तो बी के रिस्पेक्ट में ए जा रहा है किधर, इसका मतलब बी ए पर फ्रिक्शन किधर देगा, प्लस आई की तरफ। उल्टा हमेशा फ्रिक्शन फोर्स का काम है रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज करना, रिलेटिव मोशन का अपोज करना। तो बी के रिस्पेक्ट में ए का मोशन किधर है, माइनस आई। इसका मतलब बी ए पर फ्रिक्शन किधर देगा, बोले प्लस आई। सही कि नहीं। और बाकी फिर मुजबानी आप समझ सकते हैं कि बी ए पर देगा प्लस आई, तो ए बी पर देगा माइनस आई। हो गया फ्रिक्शन फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। आने तो उल्टी निकाल के देखते फिर कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये ए के हिसाब से बी का मोशन किधर है। तो लिखेंगे पहले वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। सही कि नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना होगा, बोले 5i कैप माइनस ए कितना है 3i कैप, तो कितना आएगा 2i कैप। मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी किधर जा रहा है, आई कैप। ए के रिस्पेक्ट में बी किधर जा रहा है, आई कैप की ओर। इसका मतलब ए बी को किधर रोकेगा, माइनस आई की तरफ। वही हम यहाँ दिखाए हैं कि ए बी को किधर रोक रहा है, माइनस आई की तरफ। बात समझ आया कि नहीं। अब दूसरा बात करेंगे ग्राउंड और बी का, ग्राउंड और बी का बात करेंगे। तो देखते हैं कि ग्राउंड बी पर किधर फोर्स लगाता है। ये बहुत आसान बात है। ग्राउंड तो रेस्ट में, ग्राउंड क्या है, रेस्ट में है। तो भाई ग्राउंड है तो रेस्ट में है। तो ग्राउंड पर बी किधर जा रहा है,
आगे आई कैप की ओर ना, ग्राउंड पर बी किधर जा रहा है, आई कैप की ओर। इसका मतलब है कि ग्राउंड बी पर किधर लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स ऑन बी ड्यू टू ग्राउंड, फ्रिक्शन फोर्स ऑन बी ड्यू टू ग्राउंड। ये तो सब चल रहा है कि नहीं, इसमें रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ना को जो रेस्ट में आई है ग्राउंड, और बी जा रहा है ग्राउंड पर आई कैप की ओर। इसका मतलब है कि ग्राउंड बी पर कहां लगा रहा होगा, माइनस आई कैप की ओर, हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। तो बताओ ग्राउंड पर कहां लगेगा, प्लस आई की कौन लगा रहा होगा, बी। लेकिन चूंकि ग्राउंड तो मोशन में है ही नहीं, तो जब क्वेश्चन आप बना रहे होंगे इसके तो उस समय इसको दिखाओ चाहे नहीं दिखाओ कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ग्राउंड तो चलने वाला चीज है ही नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं, ऐसे पता चल जाता है किधर फ्रिक्शन काम करेगा। दूसरा एग्जांपल देखो, मान लिया 3 ब्लॉक है ए बी और सी, ए बी और सी 3 ब्लॉक है, ए बी सी। ए जा रहा है इधर 2 मीटर पर सेकेंड से, बी जा रहा है मान लो कि इधर 4 मीटर पर सेकेंड से, और सी जा रहा मान लो इधर 1 मीटर पर सेकेंड से। ग्राउंड क्या है, तो हाँ जिस सतह पर तीनों रखा हो क्या है, रेस्ट में। ये सब दिमाग नहीं लगाना है कि ये हमेशा कैसे चलते रहेगा, 3 से 5 से कैसे चलते रहेगा, उतना दिमाग नहीं लगाना है कि 5 से ऐसे चलते रहेगा हमेशा, बोले ऐसे नहीं चलते रहेगा। अभी चल रहा है ना, अभी क्या हो रहा है, हाँ बस एक क्षण के लिए सोचो कि अभी चल रहा है 5 से, उस पर कितना चल रहा है 3 से। ये निरंतर ऐसे चलता ही रहेगा या नहीं चलते रहेगा, उस पर ज्यादा बहस करने का जरूरत अभी नहीं। तो इसमें हमको दिखाना है कि किधर किधर फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा और कहां कहां काम करेगा। कहां कहां काम करेगा बोले 3 जगह, ए और बी के बीच, बी और सी और ग्राउंड के बीच। पहले देखते हैं हम किसके बीच, ए और बी के बीच, ए और तो देखना है कि बी ए पर किधर लगाता है और ए बी पर किधर लगाता है। तो हम सबसे पहले जानना चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, कि बी के हिसाब से ए का मोशन किधर है। जिधर मोशन रहेगा उसका उल्टा फ्रिक्शन लगाएगा बी, है कि नहीं। बी के हिसाब से अगर ए का मोशन आई कैप है, इसका मतलब बी फ्रिक्शन लगाएगा माइनस आई कैप। अगर बी के हिसाब से ए का मोशन माइनस आई कैप है तो बी लगाएगा फ्रिक्शन प्लस आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना आएगा बोलो, अच्छा इसका पहले लिख लो फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना आएगा 2i, और बी का कितना हुआ 4i कैप, ये आ गया माइनस 2i कैप, मतलब 2 माइनस आई। इसका मतलब हुआ कि बी के रिस्पेक्ट में ए किधर जा रहा है, माइनस आई ना। बी के रिस्पेक्ट में ए किधर जा रहा है, इसका मतलब बी के द्वारा ए पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, प्लस आई कैप। समझना कि नहीं, इसका मतलब बी के द्वारा बी के ए पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, प्लस आई कैप हुआ, फ्रिक्शन ऑन ए बाई बी, है कि नहीं, बुझा रहा है कि नहीं, तो झुक रहा है क्या हल्का। तो फ्रिक्शन ऑन ए बाई बी, तो उल्टा आप कर ले यहाँ पर, इसका मतलब फ्रिक्शन ऑन बी बाई ए। कुछ दोबारा निकालेंगे, अगर भी ए बी का मान आया है 2 माइनस आई, तो भी बी ए का मान आएगा 2 प्लस आई, है कि नहीं। इसमें घटाएं तो माइनस 2i, इसमें घटाएंगे तो प्लस 2i। इसका मतलब है कि ए के रिस्पेक्ट में अभी बी चलेगा किधर, प्लस 2i, 2i तो लेगा अभी माइनस देने, है कि नहीं। इसे दोनों के बीच में दोनों निकालना कोई जरूरी नहीं, इसे दोनों निकाल के दिखाएं, ए बी और बी ए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप ए बी निकालेंगे तो बी ए का पकड़ अपने आप आ जाएगा, तो इधर लगेगा ए पर, इधर लगेगा बी पर। अब रहा बात बी और सी का, तो देखते हैं कि बी और सी में क्या, कुछ निकालो। मान लिया हम जानना चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, कि सी के हिसाब से बी किधर जा रहा है, सी के हिसाब से बी किधर जा रहा है, तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। तो बी का बोलिए भाई 4i कैप, 4 माइनस सी का बोलिए माइनस 1i कैप, माइनस, तो 4 और 1, बताओ सी के रिस्पेक्ट में बी किधर जा रहा है, सी के रिस्पेक्ट में बी किधर जा रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, है कि नहीं। सी के रिस्पेक्ट में बी किधर जा रहा है, आई कैप, कोई दिक्कत। सी के रिस्पेक्ट में बी किधर जा रहा है, तो सी को लग रहा है कि बी जा रहा है आई कैप, मतलब सी रोकेगा माइनस आई कैप की तरफ बी को,
और बी रो की आई की तरफ सी को, उल्टा ना। जब सी बी को इधर अपोज कर रहा है तो बी सी को कहां लगाएगा, आगे। तो बोल रहे हैं कि एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्स का मान क्या होता है, अपोजिट, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम। और दोनों अलग अलग बॉडी पर, एक बी पर और एक सी पर। अब आसान है सी और ग्राउंड का, सी और ग्राउंड का। ग्राउंड तो रेस्ट में, ग्राउंड क्या है, और सी किधर जा रहा है बोलो, हाँ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सी जा रहा है माइनस आई, इसका मतलब ग्राउंड सी पर किधर लगाएगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ग्राउंड, और फोर्स ऑन ग्राउंड ड्यू टू सी। लेकिन ग्राउंड को तो चलना उलना है नहीं, तो ये दिखाओ चाहे दिखाओ कोई दिक्कत नहीं। समझ आया कि नहीं। इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, कि जब दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, या अभी हम जो भी करवाएं समय रिलेटिव मोशन क्या है, हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, टेंडेंसी वाला कहानी नहीं है, वास्तव में रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो उस समय किधर किधर फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, हर हमेशा निकालना है कि वस्तु किधर मूव कर रहा है, वस्तु का रिलेटिव मोशन किधर हो रहा है, जिधर हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट। ए के रिस्पेक्ट में बी अगर आई के तरफ जा रहा है, इसका मतलब ए बी पर कहां फ्रिक्शन मारेगा, माइनस आई। दोनों एग्जाम्पल बुझाया कि नहीं, एक दो एग्जाम्पल और देते हैं। चलो देखो यहां अगला एग्जाम्पल, हम लोग मान लें जैसे कि कोई आदमी चलता है, कोई आदमी क्या होता है, चलता है। मान लें कोई आदमी क्या हो रहा है कि चल रहा, तो मान लें किसी सतह पर कोई आदमी क्या हो रहा है, चल रहा है। तो ये आदमी मान लिया जाए कि आगे टहल रहा है, ये क्या हो रहा है कि आगे की तरफ टहल रहा है। तो जब कोई आदमी आगे की तरफ से चल रहा है, तो जनरली हम लोग पूछते हैं सवाल कि मान लिया जाए कि कोई बॉडी आगे चल रहा है, तो बताओ फ्रिक्शन किधर काम करेगा। तो लगता है कि फ्रिक्शन कहाँ काम कर रहा है, पीछे, लेकिन पीछे काम कर नहीं रहा है, कहाँ काम कर रहा है, आगे। ये बात हम लोग समझाते हैं। जैसे कि मान लिया जाए सरफेस है और इस पर हम पैर रख के से चल रहे हैं कि नहीं, तो ऐसे पैर रख करके जब चलेंगे तो हम लोग जब चलते हैं ना, जैसे कि मान लिया जाए कि ये मान लो कि सरफेस है, ये क्या है, मान लो कि इस पर कोई आदमी क्या हो रहा है, चलेगा, ऐसे ऐसे चलते ना। तो जब ये आदमी से चलेगा तो जैसे कि आदमी ऐसे पैर मान लिया ऐसे रखा आगे है कि नहीं, जब ये पहला पैर आगे बढ़ता तो हवा में बढ़ता है कि रगड़ा के जमीन यहाँ से नहीं ना, वो तो हवा में बढ़ा है ना, हवा में से पैर आगे बढ़ गया, फिर यहाँ पर हम पैर को टिकाते हैं और फिर पैर को कहाँ खींचते हैं, पीछे। ये पैर को कहाँ खींचते हैं, पीछे। अगर ये पैर पीछे खिसक गया, मैंने स्लिप कर गया, तो फिर हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, पहले रुखड़ापन होना चाहिए पहले, तो ताकि हम जब पैर को अगला पैर को, पैर को बढ़ाएं और यहाँ पर जाके टिकाएं और पीछे की तरफ खींचे, तो पीछे खिंचाना नहीं चाहिए, रिलेटिव मोशन होना नहीं चाहिए, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होना चाहिए, है कि नहीं। पैर इस सरफेस पर चले नहीं, बस चलने का कोशिश करे लेकिन चले नहीं। अभी चलना चाह रहा है कहां पर, पैर पीछे ना, हाँ हम लोग पीछे खींच रहे हैं पैर को, वही रुक जाता है, तो हम इसके दम पर फिर अगला पैर को आगे बढ़ा पाते हैं, भाई है कि नहीं। ये वाला पैर तो पहले हवा में फिर जाता है, आप फिर वाला पैर यहाँ लग गया, हो गया, टिक गया। अब हम पैर कहाँ खींच रहे हैं, इसको पीछे खींच रहे हैं, लेकिन खिंचाएगा नहीं, घर्षण के कारण। तो बताओ रिलेटिव ई वाला पैर कहाँ चलना चाह रहा है, पीछे, तो घर्षण कहाँ लगता होगा, इस पर, आगे, सही कि नहीं। ये आदमी जब आगे बढ़ता होगा तो ये पैर को जब बढ़ाया होगा तो जूतों को पीछे न खींचता होगा। इसका मतलब ये जो जूता है ये मोशन में नहीं है, लेकिन ये जूता का जो है पीछे होने वाला है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ये जूता रिलेटिव मोशन के टेंडेंसी में किधर की ओर, पीछे की ओर है। ये है डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। तो जूता रिलेटिव मोशन में नहीं है, बस पैर आगे रखाया है कि नहीं, पैर आगे रखा गया है और वहां पर पैर जमा हुआ है। ऐसा अब मान लो केला छिलका पर तो पैर रखा दे, नहीं थे कि नहीं स्लिप करेंगे नहीं, तो फिर आगे बढ़ पाए भाई, वहीं गिर जाएंगे। तो आगे बढ़ने के लिए कौन जिम्मेवार होता है, फ्रिक्शन। तो जैसे हम पैर को रिलेटिव मोशन कहाँ देना चाह रहे हैं, पीछे, जमीन के रिस्पेक्ट में पैर कहाँ खींच रहे हैं, तो घर्षण कहाँ लगता होगा, फ्रिक्शन फोर्स आगे लगता होगा।
फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगता है? आगे। मतलब जब हम लोग चलते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगता है? आगे। और यही फ्रिक्शन फोर्स के दम पर हम चल पाते हैं। यही फ्रिक्शन फोर्स, अगर कोई फार्मूला लिखने के लिए बोले कि बताओ इसके चलने का फार्मूला लिखो, तो लिखेंगे यही फ्रिक्शन फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। तो जब कोई आदमी चल रहा होता है तो घर्षण बल कहाँ लगता है? फ्रिक्शन फोर्स आगे लगता है, पीछे। हाँ, सबको देखे होता है कि हम आगे चल रहे हैं, लेकिन हम कांटेक्ट में जमीन के, कि पैर ना कांटेक्ट है जमीन में। हाँ, पैर का नीचे का सरफेस जमीन से कांटेक्ट है। तो सरफेस के बारे में सोचो कि जो नीचे का सरफेस है, जूता का नीचे का जो सरफेस, वो कहाँ चलना चाह रहा है? पीछे। पीछे ना? हाँ, पीछे चलना चाह रहा है, वही रुका हुआ है, उसके दम पर हम फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो है जूता चलना चाह रहा है पीछे, तो घर्षण बल कहाँ लगेगा? आगे। तो जब हम लोग चलते हैं तो फ्रिक्शन कहाँ काम करता है? आगे ही काम करता है। मान लिया जाए कि मान लो कि एक व्हील है। क्या? एक व्हील, एक चक्का है, इसे, ये चक्का है इसे, और बीच में मान लो कांटी मारा हुआ। बीच में क्या मारा हुआ है? कांटी मारा हुआ एकदम। और ये चक्का ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है? रोटेट माने घूम रहा है ऐसे ऐसे चक्का। सही कि नहीं? तो मान लो कि लकड़ी का कोई चक्का है, इसको मान लिया जाएगी कहीं, माने कि किसी कांटे उटी में जो कि मशीन से घूम रहा था, उसमें क्या कर दिए? फिक्स कर दिए। आप कोई कागज उगज ला के इसमें क्या कर रहे हैं? सटाएंगे। सही कि नहीं? हाँ, जो ही मानो, या फिर मान लो कोई सरफेस ही है, तो जब ये चक्का रोटेट करता होगा, चलता होगा, सही कि नहीं? जब ये चक्का कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, चलता होगा, तो ये चक्का का हर एक पार्टिकल कहाँ जाना चाह रहा है? पीछे। पीछे ना? यही सोचो तुम, अगर कोई चक्का ऐसे नचा दे कस के, अगर हम ऐसे सटाएं तो धीरे धीरे रुकता है कि और स्पीड धरते? रुकेगा ना। ये चक्का मान लिया पहले क्या होता था, हम चल रहा था, घूम रहा था स्पीड से, हम इसको क्या करते हैं? कोई सरफेस को टच कराएं तो बताओ स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई जरूर इधर से इधर से रगड़ रहा है। अगर फ्रिक्शन इधर काम करता तो समझो कि इधर रगड़ रहा है फ्रिक्शन, तो और स्पीड क्या होता? बढ़ता। कोई ऐसे चक्का घूम रहा है और निचला सतह को ऐसे से रगड़ो, ऐसे इधर से उधर की ओर, तो क्या होगा? और स्पीड बढ़ेगा ना। और ऐसे रगड़ेंगे तो स्पीड घटेगा। अब तुम बताओ कि जब ये नच रहा था और इसमें कुछ जगह ऐसे टच करेंगे तो स्पीड बढ़ेगा घटेगा? इसका मतलब है कि इधर बल लग रहा होगा। सही कि नहीं? तो ये पार्टिकल का मोशन इधर है, इसका मतलब यहाँ जो घर्षण बल लगता होगा वो कहाँ लगता होगा? आई कैप की ओर। किधर लगता होगा? ये आई कैप की ओर। यहाँ फ्रिक्शन फोर्स काम करता होगा। किस पर? चक्का पर। कौन दे रहा है? जमीन। सही कि नहीं? चक्का का पार्टिकल इधर चला चाह रहा है ना, अगर होगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? उल्टा। वो हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। ये चाह रहा है कि ऐसे घूमे, फ्रिक्शन वहां चाहेगा ना ऐसे घूमो, है कि नहीं? फ्रिक्शन का काम है हमेशा रिलेटिव मोशन का विरोध करना। तो यही कुछ एग्जाम्पल है जिसके द्वारा हम आपको समझाएं कि कैसे पकड़ में आता है कि फ्रिक्शन किधर काम करना चाहिए। बॉडी को नहीं देखिए, जहां कांटेक्ट हो रहा है वहां देखिए कि जहां कांटेक्ट हो रहा है वहां पर कोई एक बॉडी दूसरा बॉडी के रिस्पेक्ट में किधर चलना चाह रहा है या किधर चल रहा है। जिधर चलना चाह रहा है उसके जस्ट अपोजिट काम करेगा। कौन फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स। समझ आया कि नहीं? ठीक है। अभी कहानी इतना जो सुना इससे खाली पता चला आपको फ्रिक्शन फोर्स का क्या चीज? डायरेक्शन। किधर फ्रिक्शन फोर्स हम लोग को दिखाना है। अब आपको बताते हैं फ्रिक्शन फोर्स के टाइप्स, फ्रिक्शन फोर्स के कि कितना तरह का फ्रिक्शन फोर्स होता है। इसके लिए हम एक दूसरा कहानी सुनाने जा रहे हैं। अब ये समझो कि एक पैराग्राफ हम लोग का क्लियर हुआ, जिसके द्वारा हम ही समझ पाए कि फ्रिक्शन वही काम करेगा जहां दो बॉडी का आपस में कांटेक्ट है, और सिर्फ कांटेक्ट ही नहीं, एक बॉडी दूसरा बॉडी के सतह पर या तो चलने की टेंडेंसी में हो या तो चलना चाहिए, वही फ्रिक्शन काम करेगा। और काम इस तरह से करेगा ताकि वह फ्रिक्शन हमेशा उस बॉडी के रिलेटिव मोशन का अपोज करे या तो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन का अपोज करे। अब हम बताने जा रहे हैं फ्रिक्शन कई तरह का होता है। इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल ऐसे सुनाते हैं कहानी के दम ढंग से, ध्यान से देखना कि मान लो कि कोई एक वस्तु है, एक रुखड़ा सतह पर ही रखा हुआ है, और कोई आदमी अभी इस पर कोई सी तरह का बल नहीं लगाया, कोई आदमी किसी तरह का बल इस पर नहीं लगाया,
और सरफेस रुखड़ा है एकदम, तो क्या यहाँ फ्रिक्शन काम करेगा? नहीं ना, अभी ना बतलिए कि फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। समझ आया कि नहीं? फ्रिक्शन काम नहीं करे। फ्रिक्शन तब काम करता है जब बॉडी क्या हो, रिलेटिव मोशन में या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन में। यहाँ बल नहीं लग रहा है तो ना तो चलने का प्रयास कर रहा है ना चल रहा है, तो यहाँ पर कोई फ्रिक्शन फोर्स होगा नहीं। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स का मान 0 हो सकता है कि नहीं? हाँ। किसी रुखड़ा सतह पर कोई वस्तु खाली थी परमानेंट रखल है तो जहां पर दोनों वस्तु का कांटेक्ट हो रहा है सरफेस के बीच में, कोई फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करता होगा क्योंकि वो चलने के हालात में नहीं है, आना चलने का प्रयास कर रहा है। तो फिर हम इसका आगे बढ़ाते हैं एग्जांपल कि मान लीजिए कि कोई आगे से यहाँ पर क्या लगा दिया, फोर्स लगाया। कोई क्या लगाया, फोर्स लगाया। ये आगे से लगाया या पीछे से लगाया, जो भी समझना समझ सकते हैं। मान लो कोई यहाँ से बल लगाया, फोर्स लगा दिया, फोर्स लगा दिया, और मान लो कितना फोर्स लगाया ही, F1। कितना फोर्स लगाया? हाँ, इसी वस्तु पर अभी नहीं फोर्स लगा रहा था तो फ्रिक्शन का मान 0 था। अब मान लो फोर्स लगा दिया, कितना लगा दिया? F1 लगा दिया फोर्स। लेकिन देख रहे हैं कि F1 फोर्स लगाइला के बावजूद भी ये बॉडी क्या है, रेस्ट में है। F1 फोर्स लगाए बॉडी पर पीछे से, लेकिन बॉडी क्या है? तो इस हालात को हम लोग क्या बोलेंगे? टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। क्या बोलेंगे इसको? हाँ, ये जो है टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन में, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन में चलने के कोशिश में है, चलने के कोशिश में, चल नहीं रहा। अब चलने की कोशिश में तो है, ठीक है, तो चलने की कोशिश में किधर की ओर है? आई कैप की ओर। इसका मतलब पक्का है कि इस बॉडी पर घर्षण कहाँ काम करता होगा? पीछे। इव फ्रिक्शन फोर्स ऑन बॉडी, फ्रिक्शन फोर्स ऑन ड्यू टू ग्राउंड। इसका मतलब जमीन वस्तु के सतह को इधर रोक रहा है, सही कि नहीं? और जमीन पर कहाँ लग रहा है? आगे। लेकिन जमीन तो चलने वाला कहाँ नहीं, उसका तो मत दिखाओ कि जमीन पर फ्रिक्शन किधर लग रहा है, खाली वस्तु पर दिखाओ। इसका मतलब वस्तु पर कहाँ लग रहा है? पीछे की ओर, है कि नहीं? ये फोर्स ऑन, फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू, इस तरह के फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। कौन फ्रिक्शन फोर्स? स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट। स्टैटिक मतलब रेस्ट। एफएस को हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्या पढ़ते हैं इसे? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, सही कि नहीं? और एक मेन बात, ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मान पूछे कितना हुआ, तब बोलना है कि F1 हुआ, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है। आगे पर कितना लगा रहे हैं आप? F1। और पीछे लग रहा है Fs। इसका मतलब Fs का मान F1 के बराबर है। अगर Fs का मान F1 से कम होगा तो बॉडी को चलना चाहिए था। अगर Fs का मान कम है F1 का मान, तो बॉडी को चलना चाहिए था, लेकिन चल, जब कोई बॉडी नहीं चल रहा है इसका मतलब बॉडी पर नेट फोर्स का मान 0 है। इसका मतलब F1 लगने वाला बल आगे, Fs लगने वाला बल, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर रहा होगा, तभी बॉडी नहीं चल रहा होगा, सही कि नहीं? तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स निकालने का फार्मूला नहीं होता। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जब भी लगे तो देख लेना कि वस्तु पर कितना बल आगे लग रहा है। जितना बल आगे लग रहा है वही आंसर बोल देना है, पीछे की उतना ही बल पीछे भी लग रहा होगा। लेकिन तब बोलना है जब वस्तु क्या रहे? रेस्ट में, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन में, चलने के प्रयास में, चल नहीं रहा, तब आगे वाला बल और पीछे वाला फ्रिक्शन दोनों का मान क्या होता है? सेम होता है, सही कि नहीं? तो हम लोग फिर क्या करते हैं कि थोड़ा सा फोर्स का मान और बढ़ाते हैं। अभी कितना बल लग रहा था? F1। अब जरा इस पर बल का मान थोड़ा और बढ़ा देते हैं, और अब बल कितना लगा देते हैं? F2। कितना बल लगा रहे हैं? और F2 का मान बड़ा है किससे? F1 से। ऐसा हम लिख रहे हैं। जब इस वस्तु पर हमने F2 बल लगाया है, अब F2 का मान F1 से क्या है? फिर भी हम देख रहे हैं कि बॉडी चल नहीं रहा। ये भी पूरा सिस्टम एक ही जैसा है, सब बॉडी क्या है? रेस्ट में है, अभी भी रेस्ट में है। इसका मतलब अभी भी रिलेटिव मोशन में नहीं है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन में है। और किधर चलना चाह रहा है? आई कैप की ओर। इसका मतलब अभी भी ग्राउंड इस ब्लॉक पर कहाँ घर्षण लगा रहा होगा? पीछे की ओर, है कि नहीं? और इसका नाम फिर से क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन इसका वैल्यू अब क्या होगा? F2, है कि नहीं? मैंने अब क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम फोर्स का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मान भी बढ़ता है, सही कि नहीं? जैसे जैसे आप फोर्स का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मान भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एक एग्जांपल और कराते हैं इसी में, इसी को ऐसे ही। और क्या कि मान लो जाए कि अब थोड़ा सा हम और बल लगा दिए। कितना बल लगा दिए? अब F3।
बोलो कितना बल लगा दिए, और F3 का मान किससे बड़ा है, F2 से। अब फिर भी बड़ी क्या है भाई, रेस्ट में है। अभी F2 लगाएं तभी वो रेस्ट में, F3 लगा दें तभी वो क्या है, अभी भी रेस्ट में है। इसका मतलब अभी भी जो ग्राउंड इसको रोक रहा है पीछे की ओर, ब्लॉक को ग्राउंड जो घर्षण बल दे रहा है, इसको अभी भी फिर से बोला जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब इसका मान कितना होगा, F3। सही कि नहीं, ऐसे ही आप बल लगा रहे हैं, वस्तु आगे नहीं बढ़ा तो समझ जाना कि पीछे घर्षण का मान भी क्या हो गया, बढ़ गया। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मान क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे आप फोर्स लगाते हैं आगे, अनय वस्तु बढ़ा, बल बढ़ेला के बाद नहीं बढ़ा, तो समझ जाना कि पीछे लगने वाला घर्षण ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, और उतना ही वैल्यू होते जा रहे जितना हम आगे फोर्स लगा रहे हैं। तो ऐसी अगर होते रहेगा जीवन भर तो कभी वस्तु कोई चलेगा, तो तुम तो कोई चल भी नहीं करेगा कभी, कि आप उधर बल बढ़ाते जाइए, इधर फ्रिक्शन फोर्स का मान बढ़ते जा रहा है, तो बॉडी कभी चलेगा। लेकिन हम देखते हैं कि वस्तु कैसे न रुखड़ा सतह पर रहे, उसको चलना तो है ये है, भले ज्यादा रुखड़ा पर रहेगा तो ज्यादा बल लगेला पर चलेगा, कम रुखड़ा पर रहेगा तो कम ही बल लगाने पर चलेगा। बस समझ है कि नहीं, लेकिन चलना तो उसको है। तो इसी तरह से हम लोग इस एग्जाम्पल को और आगे बढ़ा रहे हैं कि F3 में तो हिला तक नहीं, तो धीरे धीरे इसी तरह से फोर्स का मान क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। एक समय ऐसा आया कि अब इस पर फोर्स कितना लगाया जा रहा है, F4, और जो F3 से क्या है, बड़ा है। लेकिन इस समय हम क्या देख रहे हैं कि जब इस वस्तु पर बल लगाया गया है F4, जिसका वैल्यू F3 से क्या है, बड़ा है, तो इस समय लग रहा है कि बॉडी जो है जस्ट टेंस टू मूव के हालात में है, जस्ट टेंस टू मूव, मतलब कि चलने वाला है, चलने वाला है। अभी तक रेस्ट में न था, अभी तक वस्तु रेस्ट में था, विरामावस्था में था। अब बॉडी क्या है कि चलने वाला है, मन के लग रहा है कि अब चल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसे बताते हैं कि मान लें किसी बस को धक्का देना, किसी बस को धक्का देना है। एक आदमी आया, बस को धक्का दिया, बस नहीं हिला। दो आदमी आया, बस को धक्का दिया, बस नहीं हिला। तीन आदमी आया, बस को धक्का दिया, बस नहीं हिला। ऐसे करते करते मान लो कि 12 आदमी आया, बस को धक्का दिया, बस नहीं हिला। इसका मतलब ये हुआ कि 12 आदमी के द्वारा आगे लगने वाला बल और पीछे फ्रिक्शन फोर्स दोनों का मान क्या है, बराबर है। फ्रिक्शन बढ़ते जाता उसे। लेकिन मान लिया जाए कि 15 आदमी लग गया, क्या आदमी लग गया, 15 आदमी, तो बस क्या हुआ, हल्का सा हिला, चला नहीं। 15 आदमी जब मिलकर बल लगाया, 14 आदमी तक नहीं हिला था, 14 आदमी बल लगाया, बस हिला। इसका मतलब फ्रिक्शन कितना काम कर रहा है, जितना 14 आदमी मिलकर आगे फोर्स लगा रहा है उतना ही फ्रिक्शन पीछे काम कर रहा है। लेकिन 15वां आदमी जैसे आए, बस क्या हुआ, हिला। अब सब धकेलने वाला को लग गया कि अब लगता है कि चल जाएगा, अभी चला, लग रहा है कि अब चल जाएगा, मतलब सबको आइडिया मिल रहा है कितना बल पर अब लगता है कि चल जाएगा। उस समय का हम बात बता रहे हैं। तो अभी बॉडी जो है जस्ट टेंस टू मूव में, चलने वाला है। तो अब समझ जाना कि इस समय भी फ्रिक्शन फोर्स तो काम कर ही रहा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं, अभी भी फ्रिक्शन फोर्स काम कर ही रहा, तब नहीं चल रहा है, बस अभी खाली हिल के रह गया, चलने वाला है। इसका मतलब इधर ही फ्रिक्शन फोर्स अभी भी काम कर रहा वस्तु के द्वारा, ग्राउंड के द्वारा, किस पर, वस्तु पर। लेकिन ये जो फ्रिक्शन फोर्स का मान है इसको बोलते हैं एफएस मैक्स। एफएस माने हमको ये बात का पता चल गया है कि जमीन के पास इतने ही औकात है घर्षण बल लगाने का, इससे ज्यादा औकात अब नहीं है। मान लिया 15 आदमी मिल करके 15 न्यूटन बल लगा रहा है, क्या न्यूटन, एग्जांपल के तौर पर कि 14 न्यूटन बल लगाए थे, 14 आदमी मिलकर तो कुछ हिला उला, जिसी 15 आदमी तो वस्तु का हुआ हिला। इसका मतलब है कि घर्षण के पास मैक्सिमम औकात 15 ही न्यूटन तक रोकने का है। अब इससे ज्यादा कोई लगा देगा तो अब जमीन में इतना क्षमता नहीं है कि उस पर जो वस्तु चलने को तैयार था उसको वो रोक ले, अब वो रोक नहीं पाएगा। इसे अभी बताते हैं सिर्फ कि जो एस का मैक्सिमम वैल्यू हो गया है, अभी बढ़ने की वाला कहानी बंद होगा, अभी बढ़ने वाला कहानी बंद होगा। जितना बढ़ना था बढ़ चुका है, अब मैक्सिमम जितना जमीन में रुखरापन था अपने हिसाब से अपना जमीन औकात दिखा चुका है ग्राउंड की वस्तु कितना हद तक हम रोक सकते हैं। अब चूंकि वस्तु हिल गया, लग रहा कि चलने वाला है, हम समझ गए कि कौन सा मान है अभी, मैक्सिमम मान। लेकिन ये बात तुम भी समझ लो कि ये जो एफ मैक्सिमम का मान है अभी भी किसके बराबर है, F4 के बराबर है। F4 है, चला नहीं है, अभी बस चलने को तैयार है, चलने वाला है। इसका मतलब अगर हम 15 आदमी मिलकर 15 न्यूटन बल लगा रहा है और वस्तु हिल गया तो समझ जाइए कि आप 15 लगा रहे हैं, पीछे भी 15 ही लग रहा है, लेकिन मन में विचार एक बार और बन गया कि अब 15 से ज्यादा इसके लगाने की क्षमता नहीं है। ये समझ में आया बात। हर एक जमीन का अपना एक मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगाने का क्षमता होता है,
मान लो किसी जमीन का इतना क्वालिटी है कि 20 न्यूटन के पहले चले देने के लिए तैयार, तो जब तक आप 20 न्यूटन नहीं लगाएगा तब तक वो वस्तु हिलेगा नहीं। 20 के पहले लगाइएगा तो अब मान लो लगाए 10, हमारा क्षमता कितना होगा 20, तो हिल जाता है। तो अगर आप लगाएंगे 10 तो घर्षण भी काम करता होगा 10। ये नहीं कि जमीन की मैक्सिमम क्षमता है 20 तक रोके के हम लगे लिए आगे 10 और पीछे काम कर रहा होगा 20, तो उस समय मैंने वस्तु ऑटोमेटिक कहाँ चलेगा पीछे, किले घर्षण पीछे 20, आगे लगे नहीं 10, पीछे भागल जाओ। ऐसा कभी हुआ है नहीं। तो आप जो बल लगाते हैं उतना ही घर्षण काम करता है, लेकिन एक हद तक, जितना तक मैंने उस जमीन का मैक्सिमम क्षमता है रोकने का, अभी तो बताया अभी क्या देते एग्जाम्पल 15 वाला ना, कि मैक्सिमम जमीन का क्षमता कितना का 15 न्यूटन का बल का लगाने का क्षमता रोकने का, तो आप 15 लगाइएगा तो वस्तु चलने को तैयार होगा, चलेगा। और ये बात हम समझ गए कि 15 से ज्यादा अब इसका रोकने की क्षमता, इसे बोलते हैं हम लोग एफएस मैक्स। और इसी एफएस मैक्स को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। कौन फ्रिक्शन फोर्स? इसी एफएस मैक्स वाले वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। एफएस मैक्स का दूसरा नाम क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग चरम घर्षण बल। चरम घर्षण बल। हिंदी में बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को विराम घर्षण बल। विराम घर्षण बल, ये विराम वाला है। अब वो अपना चरम सीमा पर पहुंच गया है, अब लास्ट स्टेज में है वो, अब रुके वाला वो नहीं है। तो अब मान लो कि कोई इस वस्तु पर बल लगा दिया थोड़ा F4 से भी ज्यादा। अब कोई बल लगा दिया F4 से भी थोड़ा सा, हाँ, अब जो बल लग रहा है F4 से क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है, तनिके से ज्यादा मान लिया। मान लिया कि 15 न्यूटन में वस्तु चलने को तैयार था, तुम लगाया 15.5, कितना लगाया? तो वस्तु क्या होगा अब? चलेगा। अरे 15.5 लगाएगा तो कम तुरंत से चलेगा, 15 तुम लगा के मतलब 22.5 तो ज्यादा तुरंत से चलेगा, लेकिन चलेगा अब जरूर। 15 पर हिला था ना, 15 पर चलने को तैयार है, अब तुम लगाया 15.5 तो क्या होगा? चलेगा, कम तुरंत से चलेगा, क्योंकि आप हाफ न्यूटन ज्यादा लगाए हैं। को लगाया क्या मतलब 25, 15 पर क्या मतलब कितना? ज्यादा तुरंत से चलेगा, तुरंत ही स्पीड धर लेगा एकदम हाई, है कि नहीं? तो ये बात हम समझा रहे हैं कि अगर 15 से अब ज्यादा लगा रहे हैं तो वस्तु क्या होगा? अभी चलेगा। अब वस्तु क्या कर गया? मूव, मोशन में, इन मोशन। बड़ी क्या आ गया अब? इन मोशन, गति में आ गया। अभी समझो कि चल रहा है, क्या हो रहा है? चल रहा है। तो चल रहा था, घर्षण नहीं लग रहा होगा? हाँ, घर्षण में दोनों वक्त काम करता है, जब वस्तु चलने की टेंडेंसी में हो या तो चल रहा हो। अभी चल रहा है, इसका मतलब यहाँ फ्रिक्शन फोर्स काम करता होगा ब्लॉक के द्वारा ग्राउंड पर, नहीं ग्राउंड के द्वारा ब्लॉक पर। और इस फ्रिक्शन फोर्स का हमने क्या नाम दिया है? एफके बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे? एफके, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। एफके का नाम क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, गतिज घर्षण बल। गतिज घर्षण बल, सही कि नहीं? लेकिन हम इसमें और बताते हैं कि जो एफके का वैल्यू होता है ना, एफके का जो वैल्यू होता है ना, एफएस मैक्सिमम से क्या होता है? थोड़ा कम होता है। एफके का जो वैल्यू होता है एफएस मैक्सिमम से क्या होता है? कम होता है। मतलब एग्जांपल को समझने के लिए हमेशा एग्जांपल देते हैं कि अभी 15 आदमी लगा था तो बस क्या हुआ था? हिल गया। 14 आदमी तक आ गया तो बस हिला। 15वां आदमी जब आया तो बस चलने को। अब मान लिया कि 15वां आदमी मिलके एक बार एकदम जोर से बल लगाया। देखो 15 आदमी आके बल लगाया तो बस हिला, लेकिन उसमें कोई गारंटी है कि सब आदमी अपना मैक्सिमम फोर्स लगा ही रहा होगा? कोई जब आदमी ढकेलता है 15 आदमी तो सब अपना मन से ढकेलता है, कोई एकदम पूरा ढकेल ले, जोर लगे ले, जिसको जरूरत हो पहले ढकेल ले आओ, और जिसको नहीं जरूरत है वो अंतिम में लाट सामने ढकेल लगाओ। जब बोले कि सब ढकेल लो तब ढकेल लो, तो पता चला कि अगला आदमी थोड़ा फोर्स को कम कर लिया है कि नहीं? तो वो लोग ना मतलब कुछ इस प्रकार से बोल करके कि हाँ कोई भगवान का नाम ले लिया कि जय बजरंगबली, या 1 2 3 एक बार मिल के सब बल लगाएगा। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम कम भी लगा रहे हैं तो थोड़ा बहुत, अब वो क्या हो जाएगा? ज्यादा। या तो ये बोलो कि बोलने से थोड़ा एनर्जी आ जाता होगा, या तो जो कोई हम लगा रहे मैक्सिमम तो भी अपन मैक्सिमम बल नहीं लगा रहे, सूर्य की नियल तो उतना फोर्स नहीं मिल पाया होगा, तो बस तो हिल के रह गया। लेकिन 15 आदमी में अगर कुछ बोल के अगर बल लगाया जाए तो हो सकता है कि 15 न्यूटन से बल क्या लग जाए? ज्यादा, और वस्तु चलना शुरू। हाँ, अब ऐसा नहीं कि भाई बस स्टैंड में बस खड़ा हो और हम 15 गड्ढा रहा है तो अगर पहाड़ होता ही। ऐसा रोड के बारे में पढ़ रहे हैं जो रोड क्या है? एकदम समतल रोड है, घर्षण है लेकिन रोड कैसा है? समतल। और समतल रोड में नहीं रहा है,
घर्षण तो सब में है ना। अब ऐसा नहीं कि तुम ऊबड़ खाबड़ रोड है भाई, एक बार ढूला अब नीचे हड़िया नहीं रहा और सुबह में ढकले वाला में, वैसा वाला कहानी अपने मन से नहीं रहना विचार। मैंने प्लेन ही रोड है लेकिन रुखड़ापन है। 15 दिन बल लगा रहा था तो हिल के रह गया, सब एक बार बोल के बल लगाया, 15 से कुछ ज्यादा तो लग ही गया होगा बोलने से, बस तो चलना शुरू हो गया। अब जिसमें उसमें क्या आ गया, एक्सीलरेशन आ गया। अब धीरे धीरे बस अपना स्पीड बढ़ा रहा है। देखा नहीं कुछ दूर गेला के बाद दो छोटा छोटा बच्चा ढकेले वाला था, वो छूट गया पीछे, इतना स्पीड में धर लिया, बस ढकेले आदमी, बड़का आदमी ढकेले जा रहा है। अब बाद दूर क्या हो गया, छूट गया। तो 15 आदमी मिल करके बस को ढकला था, अभी देख रहे हैं कि गढ़े 12 आदमी बस को लेकर के जा रहा, खुल गेला के बाद बाकी दो छुट्टियों का कोई अंतर नहीं पड़ रहा। इसका मतलब है कि चल जाने के बाद जमीन का क्वालिटी में जो घर्षण थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, कम जाता है। और अभी घर्षण का मान थोड़ा सा कम के कितना हो गया होगा, एफ के। अभी कमा कितना कमा है ये हम नहीं बताएंगे, क्वेश्चन बताएगा आपको कि कम के कहां पर जाएगा। मान लिया 15 था, अभी आगे 15, पीछे भी कितना था 15, हम लगा दिए मान लिया आगे 16, ती हो गया मान लिया 14.5 या 14.8, 14.9, लेकिन 15 से थोड़ा क्या रहा होगा, कम रहा होगा, सही कि नहीं। और ये आगे जा रहा होगा। अब अगर ये 15 से 14.5 पर आया होगा तो निरंतर कितना रहेगा, अब 14.5 रहेगा, अभी कांस्टेंट रहेगा, अभी हिलने वाला। अब अगर तुम 25 लगाओ तो 30 लगाओ, अगर ये 15 से घट के 14.5 रिटर्न पर आया तो 14.5 ही हमेशा पीछे लगता रहेगा। आगे 50 लगाइए, 60 लगाइए, कोई अंतर नहीं है। आगे का फॉर्मूला लिखिए, 60 माइनस 14.5 बराबर मास इंटू एसी। आगे 50 लगाया, 50 माइनस 14.5 बराबर मास इंटू एसी। ये हुआ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, सही कि नहीं। तो इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स 3 तरह का, स्टैटिक, लिमिटिंग और कौन, काइनेटिक। अब हम लोग इसका ग्राफ दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, ग्राफ। अच्छा, इसका तो फॉर्मूला पता है, स्टैटिक को फॉर्मूला होता, जितना फोर्स हम आगे लगाए हैं उतनी होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, है कि नहीं। तो इसका हम फॉर्मूला निकाल के दिखाएंगे, किसका, लिमिटिंग का और किसका, काइनेटिक। निकाल के दिखाएंगे, फॉर्मूला बताएंगे, निकाल के दिखाने वाली बात नहीं, बताने वाली बात है। तो हम इसका ग्राफ भी दिखाते हैं और लिखा भी देते हैं परिभाषा, स्टैटिक किसे कहते हैं, लिमिटिंग किसे कहते हैं और काइनेटिक किसे कहते हैं, थोड़ा परिभाषा भी हो जाएगा। और इसका ग्राफ दिखा देते हैं कैसे, जो भी कहानी सुनाए उसको ग्राफ में दिखाएंगे और तीनों का परिभाषा लिखाएंगे और तीनों का वैल्यू, कि तीनों का मान कितना कितना होता है, ठीक है ना। अब ज्यादा नहीं है।